लाचार होकर उस आदमी को देखा जिसने लगभग उसका किडनैप कर लिया था, और एक आह भरी और फिर त्रिशा से बोला, माँ, मुझे नहीं लगता कि आप अब मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने के मूड में हो, इसलिए हम घर में आकर बात करते हैं। अभय ने अपना फोन नीचे रखा और अपनी बाहें क्रॉस की। अंकल, मेरी माँ आपके कारण आज बहुत गुस्से में है। अगर आप आगे भी ऐसा व्यवहार करते रहे तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। अगर मैं नाराज हो जाऊंगा तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ठीक है, अगली बार सावधान रहना। अभिमन्यु ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ी और अभय को घूरा, पर उसने अभय को कोई जवाब नहीं दिया, बस शांति से बैठा रहा। 10 मिनट बाद ब्लैक फॉर्च्यूनर छोटे से रेस्टोरेंट के सामने तिरछी आकर रुकी। अभय की तेज निगाहों ने देखा कि उसके रेस्टोरेंट के एंट्रेंस डोर को घेरे हुए कुछ लोग खड़े हुए थे। अचानक वे लोग तितर बितर हो गए और अंदर से एक कुर्सी और कुछ प्लेटें उड़कर जमीन पर गिर गईं। अभय परेशान हो उठा। क्या रेस्टोरेंट में कोई परेशानी खड़ी करने आया था? अभय ने तुरंत अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, लगता है कि आज आपका मनोरंजन करने का सही दिन नहीं है। आपको पहले निकल जाना चाहिए। ये मेरे परिवार का मामला है। अंकल, आप बाहरी व्यक्ति हैं। मुझे लगता है आपके लिए मेरे परिवार के मामलों में शामिल होना अच्छा नहीं होगा। अभिमन्यु ने अभय के छोटे हाथों को अपनी कलाई से हटा दिया। बाहरी लोग? कौन कहता है कि मैं बाहरी इंसान हूँ? इससे पहले कि अभय अपनी बात पूरी कर पाता, अभिमन्यु ने पहले ही कार का दरवाजा खोल दिया और नीचे झुक गया। उसने सड़क पर बिखरे स्पाइसी पनीर टिक्के से खुद को बचाते हुए सावधानी से पैर रखे और सीधे सड़क के उस पार छोटे से रेस्टोरेंट में चला गया। अभय छोटा था और उसके पैर भी छोटे थे। वह अभिमन्यु को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। वह असहाय होकर अभिमन्यु को देख रहा था, जो खुद को स्पाइसी पनीर टिक्के से बचाते हुए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। अभय का चेहरा गुस्से से फूल गया। उसके इस कंजूस पिता ने वाकई इतनी जल्दी अपना रवैया बदल दिया। उसने उसे पूरे रास्ते गले लगाया। हालांकि उसकी हरकतें बहुत जेंटल या सॉफ्ट नहीं थीं, लेकिन उन्हें फिर भी बढ़िया माना जा सकता था। पर अब रेस्टोरेंट पहुंचते ही उसने उसे सीधे बाहर फेंक दिया था और दौड़ते हुए इसकी माँ के पास चला गया था। अभय सच में बहुत गुस्से में था। उन्हें आह भरी, माँ, मुझे दोष मत दो। मैं वास्तव में अब आपकी मदद नहीं कर सकता। वह पहले अपने कंजूस पिता को कुछ और बार परखना चाहता था, लेकिन इस बार उसकी कोई तरकीब या चालाकी काम नहीं आई। वास्तव में अब उसकी मासूम माँ उसके कंजूस पिता के सामने बेनकाब होने वाली थी। अभय कार की सीट से नीचे उतरा। जैसे ही वह कार से बाहर कूदने वाला था, अचानक एक जोड़ी हाथ आगे बढ़े और उसे नीचे ले गए। अभय ने अपना सिर उठाया और देखा कि यह वही बॉडीगार्ड था जो कार को ड्राइव कर रहा था। थैंक यू अंकल, अभय ने विनम्रता से कहा। बॉडीगार्ड ने जल्दी से कहा, इट्स माई ड्यूटी। आपको धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। बॉडीगार्ड्स, चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, अभिमन्यु और अभय की पूरी कन्वर्सेशन के बाद वह इतना तो समझ गया था कि यह बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। किसने अभिमन्यु रायजादा जैसे इंसान को भी अपनी बातों से धूल चटा दी थी। यह उनका स्वाभाविक रिएक्शन था कि वह इस बच्चे की रिस्पेक्ट करें। 2 कदम चलने के बाद अभय ने बॉडीगार्ड से कहा, अंकल, सच कहूं तो मुझे लगता है कि अब आप बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। हाँ? कृपया पहले अपने बाल नीचे दबा ले, वह खड़े हो चुके हैं। धन्यवाद। बॉडीगार्ड अभय के इस कमेंट से अवाक रह गया। ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही शैतान है, लेकिन जितना उन्होंने अभी तक इस बच्चे को समझा था, उन्हें लगा कि इस बच्चे से थोड़ा दूर रहने में ज्यादा समझदारी है। वही इतना कहने के बाद अभय अपने छोटे पैरों के साथ अपने छोटे से रेस्टोरेंट की ओर भागा और चिल्लाया, मम्मी। पीछे से बॉडीगार्ड भी चिल्लाया, अरे रुको। वही रेस्टोरेंट में के अंदर बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैली हुई थी। टेबल और कुर्सियां लगभग सभी पलट गई थीं। रेफ्रिजरेटर में रखे कोल्ड ड्रिंक जमीन पर बिखरे पड़े थे और रसोई में तैयार की गई कुछ खाने की डिश, प्लेट और चम्मच भी जमीन पर बिखरी हुई थी। एक ऐसा रेस्टोरेंट जो पहले काफी साफ सुथरा था, इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसे लूट लिया गया हो। वहां 6-7 भयंकर दिखने वाले आदमी खड़े हुए थे। कुछ के बाल पीले थे, कुछ के सिर मुंडे हुए थे और उनमें से 2-3 बेसबॉल बैट पकड़े हुए थे और सिगरेट का धुआं छोड़ रहे थे, जिससे पूरी दुकान में धुआं भरा हुआ था। त्रिशा अपने हाथ में रसोई का चाकू पकड़े हुए थी, जबकि खुशी उसके पीछे खड़ी कांप रही थी। सबसे आगे वाले व्यक्ति ने अपने गंदे जूतों से बर्फ से भी ज्यादा सफेद दीवार पर
कुछ कीचड़ भरे पैरों के निशान छोड़े। उसने धुएं का छल्ला उड़ाया और कहा, मेरे भाई ने आपके रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसे दस्त हो गए। वह अभी भी अस्पताल में है। वह आमतौर पर एक मजबूत आदमी था, लेकिन अब वह बहुत कमजोर हो गया है। उसने अपनी लगभग आधी जिंदगी खो दी है। मिस त्रिशा, आपको मुझे इसके लिए कोई स्पष्टीकरण देना होगा। जब ये लोग परेशानी खड़ी करने आए तब त्रिशा उस समय रसोई में व्यस्त थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था। मुझे याद नहीं है कि तुम्हारा भाई मेरे यहाँ खाना खाने आया भी है या नहीं। अगर यह मेरी गलती होती तो मैं इसे स्वीकार कर लेती, लेकिन यह मेरी गलती नहीं है, तो कोई मुझे जबरदस्ती इस गलती को स्वीकार करने के लिए नहीं कह सकता। त्रिशा, तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुमने सुना भाइयों? वह मानने वाली नहीं है। उस गुंडे ने दोबारा त्रिशा की तरफ देखते हुए बोला, हमने तुम्हें एक मौका दिया था कि तुम खुद से ही अपनी गलती मान लो, लेकिन तुमने नहीं मानी। अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है कि हम तुम्हें यूं ही जाने दें। अगर तुम अपनी बात से पीछे हटना चाहते हो और अपनी गलती स्वीकार करना चाहती हो तो तुम्हें पूछना होगा कि क्या मेरा भाई सहमत है इस बात से या नहीं। अगर तुम आज मुझे स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट तोड़ दूंगा। अब से तुम इस सड़क पर अपना रेस्टोरेंट फिर से खोलने के बारे में भूल सकते हो। जैसे ही मुसीबत खड़ी करने वाले आदमी ने बोलना समाप्त किया, उसने एक ठंडी आवाज सुनी जो बेहद कठोर थी, बिल्कुल किसी बर्फ के टुकड़े के जैसी। क्या तुम्हें खुद पर इतना यकीन है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम इस रेस्टोरेंट को तोड़ सको? सभी ने अपना सिर घुमाया आवाज की तरफ। देखा कि दरवाजे पर भीड़ अचानक तितर बितर हो गई। एक लंबा व्यक्ति अंधेरे से बाहर आया। उसने एक काला ट्रेंच कोट और एक सफेद शर्ट पहना हुआ था। उसकी नाक के पुल पर सोने के फ्रेम वाला चश्मा था और उसके पतले होंठ बिल्कुल घुमावदार थे। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी जो बेहद ठंडी थी। वह एक साथ बेहद अट्रैक्टिव और खतरनाक दोनों दिखाई दे रहा था। त्रिशा की आंखों में कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। उसे पता क्यों नहीं सामने अभिमन्यु दिखाई दे रहा था। ये सपना है या फिर हकीकत? पर उसकी आवाज से तो यह हकीकत जैसे क्यों लग रहा था। त्रिशा को अचानक से सोशल मीडिया में पढ़ी गई कुछ लाइन याद आ गई। तुम अपनी किस्मत से कितना भी भाग लो, किस्मत हमेशा 2 कदम तुमसे आगे ही मिलेगी। त्रिशा के स्तब्ध रह जाने के बाद उसने तुरंत खुद को कोसा। क्या उसके पास अभी भी समय है कुछ भी सोचने या समझने का? त्रिशा ने सबकॉन्शियस रूप से अपना चेहरा छुआ। खाना बनाते वक्त उसे हमेशा मास्क और टोपी पहनने की आदत थी, लेकिन आज तो उसने इन गुंडों से बात करते वक्त अपनी टोपी और मास्क को कब का निकाल कर रख दिया था। और दुर्भाग्य से तभी अभिमन्यु अचानक टपक पड़ा था। पर अचानक ये यहाँ क्यों आ गया? क्या उसे पहले से पता था कि मैं यहाँ हूँ? क्या उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है? त्रिशा उन बदमाशों के सामने शांत रह सकती थी जिन्होंने परेशानी पैदा की और रेस्टोरेंट को तोड़ दिया, लेकिन अभिमन्यु का सामना करते समय वह बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रही थी। वह सहज रूप से पीछे हटना चाहती थी और किसी सेफ जगह जाकर छुपना चाहती थी। हालांकि खुशी उसे पीछे से रोक रही थी, उसके भागने का रास्ता काट रही थी। त्रिशा अभिमन्यु के खौफ में थी। अभिमन्यु रेस्टोरेंट में खड़ा था और अंदर की स्थिति को देख रहा था। उसके एक्सप्रेशन हमेशा की तरह बेहद कठोर थे, लेकिन अभिमन्यु वहां खड़ा हुआ बहुत ही शानदार और बारिश की बूंदों की तरह तरोताजा लग रहा था और वह इस जर्जर और गंदे रेस्टोरेंट के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। ऐसा लग रहा था मानो 2 समानांतर दुनियाएं हों जिनका आपस में कोई मिलन ही न हो। सभी गुंडे एक दूसरे को देखते रहे। उनमें से एक जो सभी गुंडों का लीडर लग रहा था वह खड़ा हुआ और अभिमन्यु को घूरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? अभिमन्यु ने गुंडे के शब्दों को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, जैसे वह वहां एग्जिस्ट ही ना करता हो। अभिमन्यु ने अपनी नजरों को त्रिशा के सुंदर चेहरे की तरफ मोड़ दिया। वह उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए होले से मुस्कुराया। दोनों की नजरें आपस में टकराई। अभिमन्यु त्रिशा की आंखों को एक टक देखने लगा। उसकी वो आंखें अनंत आकाश की तरह गहरी थीं, जिसमें कोई दोष ना हो, एकदम निश्चल और पवित्र। यह आंखें, यही आंखें तो थीं जिसे अभिमन्यु इन पिछले 5 सालों में कभी नहीं भूल पाया था। अभिमन्यु को हमेशा लगता था जैसे कि इस पागल बेवकूफ लड़की की आंखों की गहराई उसके दिल में उतर गई हो और वह उस गहराई में डूब गया है और अब चाह कर भी वह उस गहराई से निकल नहीं पा रहा था। अभिमन्यु त्रिशा की ओर देखते हुए दिल में एक आह भरी। फिर उससे कहा, त्रिशा, मुझे डर है कि अगर तुम भविष्य में इस रेस्टोरेंट को नहीं खोल पाई तो मैं इस रेस्टोरेंट का डिलीशियस फूड दोबारा न खा पाऊं। मुझे इस रेस्टोरेंट के फूड बहुत पसंद है।
त्रिशा का मुंह अचानक से हैरानी से खुल गया। उसे समझ नहीं आया कि अभिमन्यु उसकी तारीफ कर रहा है या फिर एक बार फिर उसके सामने मुसीबत में पड़ जाने के कारण उसे डांट रहा है। वही चुपचाप अभिमन्यु के पीछे चल रहे बॉडीगार्ड ने जल्दी से एक चेयर को जमीन से उठाया जिसे उन गुंडों ने नीचे गिरा दिया था, और अपना रुमाल निकाला और जल्दी से टेबल और कुर्सी को पोंछने लगा। अभिमन्यु वहां गया और अपने एक पैर को दूसरे पैर पर क्रॉस करके बैठ गया। वह उस साधारण टेबल कुर्सी में बैठा हुआ किसी पुराने जमाने के क्रूएल राजा की तरह लग रहा था, जो अपने सामने वाले को मौत के घाट उतारने को तैयार बैठा हो। अभिमन्यु के ओनरा को देखकर उन गुंडों को कहीं न कहीं यह आभास हो गया था कि सामने बैठे इंसान की आइडेंटिटी बिल्कुल सिंपल नहीं थी। ये समझते हुए गुंडा तुरंत पोलाइट हो गया और उसने अपने शब्दों को थोड़ा संभालते हुए अभिमन्यु से कहा, हे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा।